सुधाकर का गांव में एक गराज था। सुधाकर का एक बेटा था किशोर। वो अपने बेटे किशोर की नादानियों से बड़ा ही परेशान रहता था। एक बार सुधाकर किशोर को बुलाकर कहता है, अरे सुन किशोर, मुझे मैकेनिक के काम के लिए शहर बुलाया है। मेरे आने तक गराज का तुम ख्याल रखना और कोई भी बेवकूफी वाला काम नहीं करना, समझे ना? पिताजी, इस बार मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप जाइए, चिंता मत कीजिए। किशोर पिताजी को तसल्ली देता है। तब सुधाकर शहर चला जाता है। किशोर कोई भी बेवकूफी न करने का ठान लेता है। वो अपने गराज का अच्छे से ख्याल रख रहा था और काम भी मन लगाकर कर रहा था। 2 दिन बीत जाते हैं। तभी एक मदन नाम का आदमी पुराना ट्रैक्टर लेकर आता है। मदन बूढ़ा होने का नाटक करते हुए कहता है, अरे किशोर, बुढ़ापे की वजह से अब इस ट्रैक्टर का मैं ध्यान नहीं रख पाऊंगा, इसलिए तुम ये ट्रैक्टर 2 लाख में खरीद लो। कम से कम बाकी की जिंदगी इन पैसों से मैं गुजार तो लूंगा। अरे पर इस पुराने ट्रैक्टर का मैं भला 2 लाख क्यों दूं? जाओ जाओ बूढ़े बाबा, आप मुझे बेवकूफ मत बनाओ। अरे किशोर, ये कोई मामूली ट्रैक्टर नहीं है। इसका रिस्टोरेशन करते ही ये ट्रैक्टर सोने में बदल जाएगा। देखो, तुम्हें लेना है तो बोलो, नहीं तो बाकी के ग्राहक इसे खरीदने के लिए तैयार है। किशोर मदन की बात पर विश्वास कर लेता है और अपने पिताजी से बिना पूछे घर से 2 लाख रुपए निकालकर मदन को दे देता है। तब मदन मन ही मन सोचता है, आखिर ये किशोर बेवकूफ बन ही गया। वाह रे वाह, आज तो 2 लाख की पार्टी करूंगा मैं। किशोर इस बात से बहुत खुश था। उसे लगता था कि उसके पिताजी उसकी बहुत तारीफ करेंगे। दूसरे दिन किशोर ट्रैक्टर का रिस्टोरेशन कर रहा था कि तभी सुधाकर शहर से आता है। उसे काम करते देख उसे भी अच्छा लगता है। तब सुधाकर से किशोर कहता है, पिताजी, आप हमेशा मुझे भला बुरा कहते रहते हो ना। देखिए पिताजी, आज मैंने बहुत ही बड़ा सौदा किया है। इस ट्रैक्टर का रिस्टोरेशन होते ही ये सोने में बदल जाएगा। ऐसा कहकर वो सारी बात सुधाकर को बता देता है। सुधाकर ये सुनते ही अपना सर पकड़ लेता है। पूरा ट्रैक्टर का रिस्टोरेशन हो जाता है, पर वो ट्रैक्टर जैसे के तैसे। तब सुधाकर गुस्से से किशोर से कहता है, अरे बेवकूफ, तुमने मेरी सारी जमा पूंजी इस पुराने ट्रैक्टर में डाल दी। इस ट्रैक्टर के तो कोई 50,000 भी ना दे। तू निकल यहाँ से अभी के अभी, बेवकूफ कहेगा। सुधाकर किशोर पर बहुत ही गुस्सा करता है और उसे गराज से निकाल देता है। किशोर रोते हुए नदी की तरफ जाता है। वो नदी के पुल पर चढ़ जाता है और अपने आप को कोसने लगता है, पर तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाता है। गिरते गिरते वो पानी के नीचे चला जाता है, जहाँ पर उसे एक रास्ता बना हुआ दिखाई देता है। तब किशोर सोचता है, अरे ये कैसा रास्ता है पानी के नीचे? इसका मतलब है कि यहाँ कोई रहता होगा। चलो देखता हूँ कि ये रास्ता आखिर कहाँ जाता है। ऐसा सोचकर किशोर उस रास्ते पर चलते हुए आगे जाने लगता है। तभी उसे कुछ लिलीपुट एक बड़ा सा ट्रैक्टर को धक्का मारते हुए दिखाई देते हैं। तब किशोर उनके पास जाता है और हंसते हुए कहता है, अरे तुम लोग इस ट्रैक्टर को धक्का क्यों दे रहे हो? अरे इसे चलाना पड़ता है, इतना भी नहीं पता क्या तुम लोगों को? और तुम इतने से कितना भी धक्का लगाओ, इसे हिला नहीं सकोगे। किशोर की ये बातें सुनकर एक लिलीपुट सामने आकर कहता है, अरे ओ देखो, हम इस ट्रैक्टर को चला सकते हैं, पर ये खराब हो चुका है, इसलिए हम इसे धक्का देकर हमारे शहर ले जा रहे हैं। इसे सही समय पर शहर नहीं पहुंचाया गया तो हमारे महाराज हमें हमारी दुनिया से बेदखल कर देंगे। इस ट्रैक्टर में ढेर सारा सोना जो पड़ा हुआ है। तब किशोर उस ट्रैक्टर को अच्छे से देखता है। ट्रैक्टर में ढेर सारा सोना पड़ा हुआ था, पर पानी के अंदर रहने की वजह से उस ट्रैक्टर के कुछ पार्ट्स खराब हो चुके थे, इसीलिए ट्रैक्टर चल नहीं रहा था। तब किशोर उन पार्ट्स को ट्रैक्टर से निकालकर पानी के बाहर आता है और नए पार्ट्स खरीदकर फिर से पानी के अंदर जाता है। वहाँ पर वो उस ट्रैक्टर का रिस्टोरेशन करने लगता है। कुछ ही घंटों में ट्रैक्टर का रिस्टोरेशन पूरा हो जाता है।
और ट्रैक्टर शुरू हो जाता है। तब एक लिलीपुट खुशी से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। आज तुम्हारी वजह से हमारा ट्रैक्टर ठीक हो सका। अब हम इस ट्रैक्टर को चला सकेंगे। वो लिलीपुट ट्रैक्टर से कुछ सोना निकालकर किशोर को इनाम के रूप में देता है और वो ट्रैक्टर लेकर वहाँ से चले जाते हैं। किशोर भी सोना लेकर घर वापस आता है, अपने पिताजी को सारी हकीकत बताता है। सुधाकर भी अब नाराजगी छोड़कर किशोर को माफ कर देता है। वो दोनों अपना बड़ा सा गराज खोलते हैं। इस तरह से किशोर और सुधाकर दोनों भी अब मिलकर काम करने लगते हैं और आराम की जिंदगी जीने लगते हैं। अंडर वाटर डायमंड माइनक्राफ्ट हाउस। सवेरे सवेरे कुसुम अपने बेटे सुंदर को उसके आदत की वजह से डांट रही थी। अरे ओ कामचोर कहीं के, जब देखो तब तू ये फोन पर क्या खेलते रहता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। अरे माँ, मैं माइनक्राफ्ट हाउस बना रहा हूँ। देखना, एक दिन मैं असली में ऐसा हाउस बना के दिखाऊंगा। कमाई तो 2 कौड़ी की नहीं है और चला हाउस बनाने। पहले एक झोपड़ी तो बना के दिखा, तब मैं देखूं तुझे। कुसुम सुंदर को डांट ही रही थी कि तभी वहाँ उसका दोस्त किशोर आता है। तब कुसुम किशोर से कहती है, बेटा किशोर, तुम इसे अपने साथ काम पर क्यों नहीं लेके जाते? मैं इसके इस फोन से बहुत ही परेशान हो चुकी हूँ। चाची आप चिंता ना करें, कल से इसे काम पर ले जाता हूँ। दरअसल किशोर और सुंदर दोनों चचेरे भाई थे। किशोर एक हीरो की खान में काम करता था तो सुंदर कामचोर था, बस फोन पर माइनक्राफ्ट से हाउस बनाते रहता था। किशोर मैनेजर से बात करके सुंदर को हीरो की खान में काम दिलाता है। दूसरे दिन किशोर सुंदर को लेकर हीरो की खान में ले जाता है। खान में ढेर सारे हीरे देखकर सुंदर किशोर से कहता है, अरे भैया, इतने सारे हीरे देखकर आपके मन में लालच नहीं आता क्या कभी? एक भी हीरा अगर हाथ में आया तो हम अमीर बन जाएंगे। अरे ये क्या सुंदर, तुम्हें मैंने यहाँ काम पर लाया, ना कि बातें बनाने। चुपचाप काम कर और ये हीरो का लालच यही छोड़ दे। यहाँ बड़ी सिक्योरिटी होती है, यहाँ से एक भी हीरा बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन सुंदर के मन में तो हीरो की बात ही चल रही थी। एक दिन सुंदर हीरो की खान से एक हीरा चुरा ही लेता है। उस हीरे को वो अपनी मुंह में डालकर बाहर निकलता है ताकि किसी को कुछ पता नहीं चले। उस हीरे को वो शहर जाकर बेच देता है। इतने सारे पैसे को देखकर वो सोचता है, अरे अब तो मैं अपना माइनक्राफ्ट हाउस बनाने का सपना पूरा कर सकता हूँ, पर इस बात की किसी को कोई खबर नहीं लगनी चाहिए। सुंदर गांव के बाहर तालाब के अंदर माइनक्राफ्ट हाउस बनाने का सोचता है। वो ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क पहनकर बाकी की जरूरत के सामान लेकर तालाब के अंदर अपने काम पे लग जाता है और माइनक्राफ्ट हाउस बनाने लगता है। उसी के साथ साथ वो रोज हीरो की खान से कुछ हीरे भी चुराता है। अब हीरे चोरी करने का सिलसिला रोज होने लगता है। इस तरह सुंदर का अंडर वाटर माइनक्राफ्ट हाउस भी रेडी हो चुका था और वो हीरो को उसे हाउस में छुपा कर रखने लगा। एक बार सुंदर अपने अंडर वाटर माइनक्राफ्ट हाउस में जाता है और सोचता है, काश मैं ये माइनक्राफ्ट हाउस मेरी माँ को दिखा सकता, वो भी बहुत खुश हो जाती इसे देखकर। लेकिन चलो कोई बात नहीं, सबसे छुपाकर मैं यहाँ आराम से तो रह सकता हूँ। सवेरे काम और रात को आराम। बाकियों की तो पता नहीं, लेकिन मेरे तो अच्छे दिन आ गए। इस तरह दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन ऐसा आता है जब हीरो की चोरी के बारे में मैनेजर को पता चलता है। वो चुपचाप जाकर इंस्पेक्टर मदन से इस बात की कंप्लेंट करता है। तब वो इंस्पेक्टर मदन कहते हैं, मैनेजर जी, मुझे लगता है कि काम करने वालों में से ही किसी ने हीरे चोरी किए होंगे। आप चिंता मत करो, मैं किसी भी तरह उन हीरो के चोर को पकड़कर ही रहूंगा। बस इस बात को जितना खुफिया तरीके से हो सके उतना सॉल्व करे। अगर ये बात बाहर आई तो चोर चौकन्ना हो जाएगा। आप फिक्र मत करें, मुझ पे भरोसा रखें। इंस्पेक्टर मदन अब हर मजदूर पर चुपके से नजर रखने लगता है। एक दिन इंस्पेक्टर सुंदर को ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदते हुए देख लेता है और वो मन ही मन में सोचता है, ये सुंदर सीधा साधा काम करने वाला, भला इसे ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या जरूरत है? मुझे अब तो इस पर नजर रखनी ही होगी। इंस्पेक्टर मदन सुंदर पर दिन रात नजर रखे हुआ था। उस दिन सुंदर ने फिर से हीरो की चोरी की थी और वो उसे अपने अंडर वाटर माइनक्राफ्ट हाउस में रखने जा रहा था। तब मदन भी उसके पीछे पीछे जाता है। तालाब के अंदर जाकर मदन तो माइनक्राफ्ट हाउस देखकर चौंक ही जाता है।
इंस्पेक्टर मदन पहले चुपके से सुंदर को देखता रहता है। सुंदर हीरो से भरी एक बड़ी पेटी निकालता है और उसमें वो हीरे रखने ही वाला था कि तभी पीछे से इंस्पेक्टर मदन कहता है, हैंड्स अप मिस्टर सुंदर, तुम्हारी चोरी आखिर पकड़ी गई। ये सुनते ही सुंदर चौंक जाता है। उसके हाथ से हीरे नीचे गिर जाते हैं। चारों तरफ हीरे ही हीरे फैल जाते हैं। इंस्पेक्टर मदन सुंदर को गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन तब सुंदर इंस्पेक्टर मदन को मामला रफा दफा करने के लिए कहता है। तब इंस्पेक्टर मदन कहता है, अच्छा बच्चे, एक पुलिस इंस्पेक्टर को रिश्वत देना चाहते हो, पर चलो ये भी कर लेता हूँ। पर इन हीरो में मेरा आधा हिस्सा होगा और तुम्हें अब ये चोरी करना भी छोड़ देना पड़ेगा, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। डील पक्की ना? हाँ सर, डील पक्की, ये हुई ना बात। इस तरह से सुंदर जेल जाने से अच्छा मदन की बात मान लेना ज्यादा मुनासिब समझता है। इंस्पेक्टर मदन सुंदर को छोड़ देता है और मैनेजर से मिलकर उसे झूठी कहानी बताकर कुछ हीरे हाथ में देकर बात को पलटा देता है। इस तरह से सुंदर का भी सपना पूरा होता है और मदन का भी। लेकिन क्या चोरी करना और उसे ऐसे बढ़ावा देना सही बात है? सोचिए और सही कदम उठाइए।